अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें, आज के दिन कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दिया है। कल के फर्दर मोमेंटम्स को मार्केट ने आज कंटिन्यू किया और हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन के साथ साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और एक कॉन्फिडेंस की जो एक राहें हैं वो हमवार हो गई हैं। यानी कि एक हम कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट्स, वो अपने सेक्टर्स जो कि काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर रहे थे या उन्हें कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जा चुके हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है, 60,000 का लेवल आ चुका है, 10,000 पॉइंट्स अप हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक करेक्शन आएगी, यहाँ पे एक डिप आएगी। तो कुछ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके मजीद इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन पे जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ मीम्स भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा सा एक माहौल हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, कि यहाँ पे हायर साइड के मीम्स चल रहे हैं और बहुत मज़े की ये एक एक्चुअली एक्टिविटी हो रही है। वो तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म मौजूद है और साथ साथ मार्केट की जो ये अपवर्ड डायरेक्शन या ये जो एक ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंसेज हैं, ये इस चीज़ को भी ओवर शेडो कर रहे हैं कि यहाँ पे मजीद गुंजाइश है, मजीद मार्केट के नंबर्स आएंगे। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी बाय कैलकुलेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें भी गुंजाइश नज़र आती है। सो ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी हैप्पी मोमेंटम दिखाई देता है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बिजनेसेस कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू को, क्या बिजनेसेस चल रहे हैं, कितना ग्रोथ है, एसआईएफसी का क्या अभी तक इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बड़ी सारी एक मीटिंग्स थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब रिसेंट पास में अबू धाबी भी गए, कुवैत भी गए, दोबारा अब दुबई गए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं, इसका आउटकम क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, ये कंसोलिडेशन प्रोसेस जो दिखाई दे रहा है और मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, तो आगे कितना ज़्यादा एक बुलिश ट्रेंड फिर हम विटनेस करने वाले हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं नदीम मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सईद शफीक साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी सईद शफीक साहब से। सईद शफीक साहब, एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड, स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, एसआईएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स के नंबर भी बड़े हैं और कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट बड़े हैं, जैसे सीमेंट की एक्सपोर्ट 40% ग्रोथ आ गई। यानी कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स सामने आ रही हैं और बड़ा ही पॉजिटिव रास्ता दिखाई दे रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ ज़रा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके प्रोग्रामों में वक्तन फ़वक्तन हम इस मौजू पे बात करते रहे हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ जो फैक्टर है इसमें, वो ये है कि इस वक्त जो पाक रुपीज़ है जी, वो एक जगह आके तकरीबन अब एक जगह रुका हुआ है, 85-86, ये एक दो रुपए का जो है ना इसमें माइनस प्लस चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसने एक वो जो बेयकीनी और बेदबारी जो मार्केट में थी कि जी 300 से भी ऊपर जाएगा और 350 को टच करेगा और लोग जितना था, तो ये चीज़ें जो इन्वेस्टर है उसके कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं, वो घबराहट होती है उसको, ये सब चीज़ें। दूसरा, हमने जो ये ग्रे चैनल्स थे इन पर बड़ी सख्ती की और काम किया और यहाँ भी हमने बैठ के इस मौजू पे बात की थी कि अगर हम अपनी रिमिटेंसेस को, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अपनी मेहनत की कमाई यहाँ भेजते हैं, उनमें से बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो बड़ी तादाद है ना, हमारे वो लेबर क्लास भी है वहाँ पे, ख़ासतौर पे गल्फ़ में, और लिटरेसी रेट उनमें बड़ा कम है। तो उनको इस चीज़ का, जिस चीज़ पे मैं और आप फ़िक्रमंद होते हैं कि अल्लाह ने एक काबिलियत और सलाहियत दी है और हम इस चीज़ पर फ़िक्रमंद होते हैं कि यार अगर ये प्रॉपर चैनल से आया तो मुल्क के काम आएगा, और इस चैनल को अलावा दूसरा कोई चैनल इस्तेमाल किया तो वो उनके लिए तो शायद फ़ायदेमंद हो सके, उनकी ज़ात के हवाले से मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो। तो हमने वो रास्ते बंद करने की कोशिश की, वो दरवाजे बंद किए। जब वो चैनल्स बंद हुए तो नतीजा हुआ कि आपके रेमिटेंसेस भी जो हैं वो इम्प्रूव हुई। और ये जो चीज़ें अब आ रही हैं और ये जो अभी MOU साइन हुए हैं दुबई में और ये सब चीज़ें, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिससे आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आपको एक बूस्ट जो है वो नज़र आ रहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में से है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों या दूसरी प्रोडक्ट्स हों, इंडस्ट्री का सर्वाइवल है यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ, अगर उसको एक माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको सिक्योरिटी मिल जाए, उसको एनवायरनमेंट का एडवांटेज मिल जाए,
دوسری بات جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں ہم اور بھی اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہ جنرل اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں آپ سے. ہم نے آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرپوز کی ہیں اور یہاں سے اٹھائی گئی ہیں باتیں. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن ہم کرتے ہیں یقیناً اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. اور ہم بیٹھے اسی لیے ہیں یہاں پہ. دیکھیں بڑا انوائرمنٹ کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے کہ جی، اور COP 23 بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جی دنیا کا ماحول اور دنیا کا جو ہے سارا وہ سب چینج ہو رہا ہے، اور پاکستان اس میں ایک ایسا ملک ہے جو اس سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں اس کا نمبر ہے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ابھی ریسنٹلی کراچی میں بارش ہوئی 3-4 دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ وہ مونسون کا جو سسٹم آتا ہے بے آف بنگال سے، جو انڈیا کو کراس کرتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا وہ ہم ایسٹرن سسٹم کہتے ہیں، جو آ کے مونسون میں یہاں بارشیں برسا کے اور چلا جاتا ہے. اور کراچی میں کبھی شاذ و نادر کبھی بارش ہوئی ہو مونسون کے علاوہ. اب آپ نے دیکھا تسلسل کے ساتھ 2-3-4 سال سے ایک ویسٹرن سسٹم بھی آنے لگ گئے ہیں. وہ ویسٹرن سسٹم آتے ہیں اور ویسٹرن سسٹم کراچی تک اور اندرون سندھ تک آتے ہیں، تھر تک جاتے ہیں اور وہاں تک برساتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا تک چلے جاتے ہیں وہ. تو اس سے اب یہ اگر یہ تسلسل شروع ہو گیا اور یہ ایک ماحولیاتی تبدیلی ہے، ہمیں اس کا ایڈوانٹیج یہ لینا ہے کہ بلوچستان ایک ڈیزرٹ تھا ایک زمانے میں. پانی کا وہاں تصور نہیں تھا کہ وہ پانی مل جائے. لاکھوں کروڑوں ایکڑ لینڈ آپ کی فرٹائل لینڈ بیکار پڑی ہوئی، صرف پانی نہیں ہے وہاں پہ. اگر ہم وہاں تھوڑی سی توجہ کر لیں اس چیز کے اوپر کہ ہم اسٹوریج کا بندوبست کریں پانی کی، تو وہاں اگر ایگریکلچر ہم اس کو ڈیولپ کریں تو اس حوالے سے ہمیں بے انتہا فائدہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو تو سعید صاحب یہی ہم اپنی ایگری پروڈکٹس کو ویلیو ایڈ کر کے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم صرف ویٹ کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم کاٹن کے میں بھی جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. بلکہ شاید میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے چاغی میں کاٹن کی جو تھی وہ کاشت کی تھی وہاں پہ. انہوں نے بتایا اس کا جو اسٹیپل ہے بہترین اسٹیپل ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی وہ کپاس جو ہے ان کیا پیدا ہوئی. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ وائرل فری تھی، اس میں کوئی وائرس نہیں آیا. بالکل. میں ایگریکلچر فیلڈ کے اوپر اگین ڈسکس کروں گا بہت اچھے طریقے سے. بالکل. میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. ندیم صاحب، بڑا زبردست سینٹیمنٹس مارکیٹ کے اندر جنریٹ ہوا ہے اور یہ پوری ایک ایک پورا مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں کنسسٹنسی آف اسٹاک مارکیٹ اپورڈ ڈائریکشن دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ اپورڈ ڈائریکشن اتنا زبردست مومنٹم لے چکی ہے کہ انویسٹرز بائی آن ڈپس کے آپشن کو پریفر کر رہے تھے. یقیناً آپ نے بھی وہ میمز دیکھے ہوں گے جو آج سرکولیٹ کر رہے تھے مارکیٹ کے اندر. اب مارکیٹ کا ٹرینڈ ایکچولی کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ اس وقت بلش کہا جاتا ہے جب مارکیٹ لو بنا کے 20% اوپر جاتی ہے. یہاں مارکیٹ 40% اوپر جا چکی ہے. اٹ مینس دا مارکیٹ از ان دا بل رن. اچھا، مارکیٹ کو بل رن میں اس وقت کہا جاتا ہے دنیا بھر میں جب مارکیٹ کے 20% سے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ بل رن جو ہے 9 مہینے تک برقرار رہتا ہے. جی، یہ ایوریج ہم بتا رہے ہیں. دنیا بھر کے جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں مارکیٹ ایک دفعہ اگر بل رن میں آ جاتا ہے تو 9 مہینے تک عام طور پہ برقرار رہتا ہے. اچھا، اب یہ 9 مہینے تک برقرار کس طرح سے رہے گا پاکستان میں، یہ اہم بات ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اور کیسے اوپر جائے گا، کیوں نہیں جائے گا. تو میں آج آپ کو بتا دوں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے اور جو پوری ٹیم میں کہوں گا جس میں ہمارے آرم فورسز بھی ملے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں سی پیک کے بعد اگر کوئی کام کارکردگی کے اوپر ہم بات کریں گے تو وہ یہ کام ہے جو کہ ابھی انہوں نے جو وزٹ کی ہے یو اے کی، سعودی عربیہ کی، کویت کی. میں آپ کو بتاؤں 25 بلین ڈالر یعنی 25 ارب ڈالر سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ قرضہ نہیں ہے بالکل، اور نہ ہی یہ کیش کی صورت میں آ رہا ہے کہ آج آیا کل چلا گیا. یہ انویسٹمنٹ کی صورت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سیکٹرز کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر 25 ارب ڈالر آ رہا ہے کہاں سے جناب؟ سعودیہ کے بعد یو اے ای سے. 50 ارب ڈالر تو یہ ہو گئے. 10 ارب ڈالر آ رہا ہے کویت سے. 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو انویسٹمنٹ کس چیز میں آ رہی ہے؟ اب ہم بات کریں گے انڈسٹری کے اندر. انرجی سیکٹر میں آ رہی ہے، انرجی سیکٹر میں آ رہی ہے، آپ کا فشنگ سیکٹر میں آ رہی ہے، آپ کا ایویشن سیکٹر میں آ رہا ہے. تو یہ ساری جب انڈسٹری میں لگیں گے پیسے تو یہ سٹاک مارکیٹ تو کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ کی اکانومی بن جائے گی، کیونکہ آپ کے یہاں امپلائمنٹ جو ہے زیادہ جنریٹ ہوگا، آپ کے یہاں جو مہنگائی ہے وہ تو یہ جو ہسٹورک جو انہوں نے جو وزٹ کیا اور جو بڑے پلاننگ کے ساتھ
देखिए इन्होंने जो प्लानिंग की है मैं समझता हूँ 70 सालों में कभी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ये यूनाइटेड होके देखिए पॉलिटिकली जो बात होती है हमेशा से ये होती है कि इफ एंड बट्स में आती है। यहाँ बड़े यूनाइटेड होके प्रिपेयर्ड होके दूसरे ममालिक से बात करना और बिजनेस लेके आना। हम उधार लेके नहीं आ रहे, ना ही कर्जे लेके आ रहे। अब बहुत से जॉइंट वेंचर्स होंगे, इकोनॉमी इंप्रूव्ड होगी और $60 अरब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, कितना ज्यादा आईटी इम्पोर्टेंट सेक्टर में उन्होंने, और ये सारे मुआहदे हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि आज हम सिर्फ एमओयू की बात कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकली हमारे मुल्क के अंदर $60 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में आएगी तो आपके पास रोजगार कितने बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ जाएंगे, आपकी जीडीपी कितनी इंप्रूव कर जाएगी। तो दिस इज व्हाई द मार्केट इज रिएक्टेड। तो मार्केट के रिएक्शंस और फिर उसके बाद पॉलिसीज जो इन्होंने बनाई। देखिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि इन्होंने देखा डॉलर को कंट्रोल करना जो एक जमाने में कहा जाता था कि जी इट्स नॉट पॉसिबल, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया एंड बाय अ वेरी लीगल वे। उन्होंने क्रैकडाउन्स किए उन जगहों पे जहां पे गैर कानूनी काम हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, चाहे वो अफगान बॉर्डर कहें, चाहे वो डॉलर की मैनिपुलेशन कहें। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो आज अगर जब हम मार्केट को देखते हैं तो मैं समझता हूं इट्स नथिंग, 60,000 इज नथिंग बिकॉज वी हैव टू गो अहेड। और आपके पास पाकिस्तान में अभी अगर आप शेयर्स की बात करें तो शेयर्स तो वैसे ही आप देखेंगे कितनी कम वैल्यू में, आपको $1 का भी अभी इस वक्त शेयर, कोई मैं नहीं कहूंगा कि एवरेज शेयर जो है वो $100 के आ रहे हैं। $100 में आप बेहतरीन कंपनीज के शेयर्स ले रहे हैं। मगर यहाँ पे ये क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, स्टडी नहीं कर रहे होते। जैसे पिछले पाकिस्तान में जितना भी नुकसान हुआ था पिछली हुकूमतों में, वो क्या होता था कि मुल्क में खुद ही जब लोग बदनाम करेंगे, अपने ही मुल्क को खराब कहेंगे, फेक न्यूज चलाएंगे, नेगेटिविटी लाएंगे, तो आपकी ना मईशत चलती है ना स्टॉक मार्केट चलता है। आज हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिविटी हम बाकायदा फंडामेंटल्स के साथ, मतलब हम कारकर्दगी के साथ ऊपर जा रहे हैं। टेक्सटाइल में 21% आपकी इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट जी। सीमेंट सेक्टर में 80% आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। आईटी सेक्टर में इसी तरह इंक्रीज हुआ है। मैं ये फिगर्स की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट फैब्रिकेटेड। सो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर प्रूविंग दैट द मार्केट इज गोइंग हाई। फिर आप बात कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 12 तारीख को मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स में बेहतरी आएगी, यानी कमी करेंगे। बड़े एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स भी डाउन जा सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि 25 बेसिस जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं रखा गया तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 100 रखा जाएगा। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सबसे असल जो मैं पॉइंट देख रहा हूँ, एक भी तज्जियाकार ने नहीं कहा कि बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एग्जैक्टली बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वी हैव। दिस प्रूव्स कि जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है, they are supporting us. The economy is not being fabricated. ये fabricated way में लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये facts and figures के साथ है। तो ये अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको चाहिए, देखिए फिर अगेन मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट हैज गॉट अ मैकेनिज्म। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, देयर विल बी स्मॉल डिप्स, then again the market would स्मॉल react. डिप्स तो आ गई। आप समझते हैं कि जो सेक्टर वाइज एक कंसोलिडेशन था या करेक्शन था वो हमने देखा है अभी रिसेंट पास्ट में, और फिर उसके बाद कल परसों हमने थोड़ा सा मार्केट को भी कंसोलिडेट फर्दर होते हुए देखा, एक हेल्दी करेक्शन देखी। लेवल पे मार्केट है नताशा, उस लेवल के मुताबिक अभी मैं नहीं समझ रहा कि डिप आई है। अच्छा। क्योंकि डिप आती है बहुत हेल्दी, कहते हैं उसको, हेल्दी डिप्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की। तो आई सी अगेन लुकिंग एट द ट्रेंड, द मार्केट वंस इज इन द बुल मार्केट, इट टेक्स एटलीस्ट 9 months to remain in bull market। 9 months के बाद फिर कुछ कह सकते हैं।
चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है और एक बड़ा रिसर्च बेस्ड ये बता रहे हैं, तो यकीनन आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, स्टॉक मार्केट की तरफ आइए, अपना रुख कीजिए और साथ साथ रिसर्च करके फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अपनी एक फुल इन्वेस्टमेंट ना कीजिए बल्कि उसका एक क्वार्टर जो एक पीस है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं सईद साहब से पूछना चाहूँगी, सईद साहब, बिजनेसेस आर एक्चुअली फ्लरिशिंग, हम देख रहे हैं क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सारे, अगर बिजनेसेस को देखें तो बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी तो नहीं हो सकती, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा एक जंक हम देखें तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई देती है। इस जो नदीम साहब ने कहा कि इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारा ये प्लान था एक्चुअली का कि एसआईएफसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट आए, एसआईएफसी के थ्रू मार्केट के लिए यानी कि हमारी इकॉनमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये तमाम चीज़ ज़रूरी थी। आपको क्या लगता है अब जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या डिमांड करती है, और ख़ासकर जो अभी ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो फौरी तौर पे उनकी विश लिस्ट तो पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके तो उन्हें अपना जो एक बिजनेसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो मिल जाएंगे। जी देखें, जब भी लार्ज स्केल पर कोई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिस बड़े पैमाने पर मौलवी साहब ने निशानदेही की कि 25 बिलियन सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है, 25 बिलियन यूएई ला रहा है और 10 बिलियन कुवैत ला रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत रीजन के लिए, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, और उसका सर्वाइवल जो है सब मुस्लिम ममालिक जो है वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी बहरान में मुब्तला ना हो, पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन रहे। अच्छा, हम इसमें देखें बेहतरी आएगी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, तो बिज़नेस कम्युनिटी खुद ब खुद उसके असरात जो है ना वो आते हैं बिज़नेस के ऊपर, मईशत में बेहतरी आती है, रुपए की आपकी वैल्यू जो है उसमें बेहतरी आनी शुरू होगी, महंगाई में कमी आनी शुरू होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी आपके। मगर एक चीज़ जो हमें फ़िक्रमंद करती है, ऐसा नहीं है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये पहली दफ़ा आई हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा जीएसपी प्लस का एक स्टेटस हमें मिला जी, और उसमें हमने ये देखा कि हमें मिल तो गया, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ज़ाती तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि आप या कोई और मेरे से इत्तेफाक करें, या नाजरीन जो बैठे हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझसे इत्तेफाक करें, मगर मैं समझा ये मेरा असेसमेंट था कि हमें जिस अंदाज में उसके लिए प्रिपरेशन होके, तैयारी होके हमें एंटर होना चाहिए था उसमें, हम वो पूरी तैयारी ना होने की वजह से जो उसके बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल सके, और नतीजा ये हुआ कि हमें वो कामयाबियां जो उससे मिल सकती नहीं वो हम अचीव नहीं कर सके, इन माय ओपिनियन। अच्छा, इसी तरह आज जो चीज़ें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आपको सारी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसके लिए आपको हुनरमंद अफराद या स्किल्ड लेबर चाहिए, पढ़े लिखे अफराद चाहिए। बदकिस्मती से आपका जो सिस्टम है, तालीमी सिस्टम, एजुकेशन से ही आप अपनी जनरेशन को आगे लाते हैं ना, आपका एजुकेशन सिस्टम या तो इंतहाई पसमानदा है या बहुत आला है, ऐसे ही है ना। या तो हम अपने बच्चों को 50-50 हज़ार रुपये महीना दे के स्कूलों में पढ़वा के और उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, और फिर कल को ऐसा होता है कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में रहना ही नहीं जी, उन्हें तो बाहर चले जाना, और दूसरे हमारे उस टैलेंट से वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे सजेस्टिव वे में बताएं, आप क्रिटिक्स वे में ना बताएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप हमारे पास, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीसेज आई हैं, कुछ स्कूल हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप सही आइडिया दे रहे हैं कि गवर्नमेंट उस पे नहीं, प्राइवेट मीडिया पे खबर चढ़ रही थी 2,70,00,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। बिल्कुल, हमें ये हम सबका काम है कि हमें इसके पे मिलकर, तो आप वो चीजें जो आगे की करें ना, तो पीछे की भी फिक्र, मैं सिर्फ फिक्रमंद करना चाह रहा हूं, मैं इस चीज को गलत नहीं कह रहा कि जो कुछ हुआ हम उसको भी साथ साथ लेके चले, उनको भी फोकस करें कि आने वाले वक्त में जब दुनिया हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हमें सपोर्ट करती है, हमारी मदद करती है, तो हमें भी उस हिसाब से अपनी जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल करके रखना चाहिए। ये तबकाती फ़र्क, ये नाक़िस तालीमी निज़ाम, इंतहाई फरसूदा तालीमी निज़ाम, ये जो है इसको बेहतरी की ज़रूरत है। अपनी जनरेशन को बढ़ा के आगे, अपनी जनरेशन को स्किल्स भी सिखाने, हमें अपनी जनरेशन को अवेयरनेस भी देनी है, देखिए मैं एजुकेशन भी देनी है, ये अगर दोनों साथ जाएंगे तो ही अच्छा होगा। अगर एक चीज़ आगे निकल गई तो कम मैं अभी मुल्क से बाहर था, और मुल्क से बाहर होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आती हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो जाते हैं ना वो स्किल्ड नहीं जाते, अनस्किल्ड जाते हैं, और लेबर क्लास ज़्यादा जाती है यहाँ से। और उसके बरक्स दूसरे ममालिक जो हैं उन्होंने शायद बैन भी लगाया हुआ है कि नॉन मैट्रिक से कम को वो एज लेबर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपने यहाँ से।
तो उनके बंदे यानी एक आदमी उनका जो कमाते हैं हमारे 3 आदमी मिलके उतना कमाते हैं जी ठीक है ना। तो हम भी इस चीज़ पर फोकस करें कि हम एजुकेट करें लोगों को, उनको हुनरमंद बनाएं, उनको फिर उसके बाद अपनी यहाँ कोशिश करें। क्या ज़रूरत है कि हम बाहर भेजें? जब हमारे मौके होंगे तो कौन जाएगा अपना मुल्क छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के? किसको जाना पसंद है? तो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत पुरुमीद हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ उस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जहाँ हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए तो हम उस तरफ भी फोकस करें कि आने वाले वक्त की ज़रूरियात के हिसाब से हमारी वो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। सिर्फ इतना मेरा बिल्कुल होता है। बिल्कुल सईद शफीक साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। मैं नदीम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को तैयार करना है, खासकर एक सेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, वो है आईटी सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा एक एक एडवांटेज है कि इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग है, वो चाहते भी हैं कि वो थोड़ा सा कंप्यूटर फ्रेंडली भी हैं, गैजेट्स फ्रेंडली हैं आजकल वो। तो आप क्या समझते हैं कि आईटी पे कितना ज़्यादा एक तवज्जो की ज़रूरत है और भी मज़ीद काम हुआ है, जैसे SIFC का पार्ट रखा गया है, तो मज़ीद कैसे अवेयरनेस भी दिलाई जाए लोगों को कि आपको अब अपने बच्चों को बिठा के नहीं रखना, आपको उनको एक एक स्किल और एजुकेशन दोनों को साथ लेके चलना है? देखिए, हमें सोच बदलनी होगी। अगर आप आईटी की बात करते हैं तो टिकटॉक जो है आजकल गांव देहातों में बनाए सोशल जाते मीडिया, हैं, जी। ठीक है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। मगर हम जब फजूल वक्त, जैसे कहते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं फजूलियात पे, हमें अपनी यूथ को उस तरफ लाना होगा कि आप, जैसे कि चाइना में होता है, जापान में होता है, कि आप इस आईटी को, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। इस आईटी की अगर हम बात करते हैं, इस फ़ोन के ज़रिए इस वक्त तमाम दुनिया के अंदर स्कूल मौजूद है। ये एक स्कूल है, ये चलता फिरता स्कूल है। इसके ज़रिए से अब क्या हो रहा है कि अब गांव देहातों में नॉलेज आ रहा है। अब आप देखें, लोग, हम वो दौर ख़त्म हो गया जिसे कहते थे हमारे गांव देहातों में पता नहीं है, और हमारे जो लेबर उनके पास ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज़्यादा उनको जी, सोशल मीडिया सिर्फ यूज़ करना उनका आता है। सोच बदलना होगा, क्योंकि पिछली जितनी भी वक्त हमने गुजारा है, कई सालों से हम नेगेटिविटी की तरफ गए, हमने सोच नहीं बदला। हमने हमेशा कहा कि ये नहीं है, हमारे पास उस्ताद नहीं है, स्कूल नहीं है, हम वैसे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा स्कूल कोई नहीं है। इसके अंदर स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है। सिर्फ सोच बदलनी है। हमने दीवारों से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती है, उनकी सोच बदलनी होगी। हम जब स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, मैं कहता हूँ अपने अक्ल और शऊर के साथ काम करें। जब हम पॉलिटिक्स में भी होते हैं तो हमें पेट्रियट होके हमें रास्ता निकालना होता है आउट ऑफ द बॉक्स। आज जो हुकूमत ने रास्ते निकाले हैं, ये जितने भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कह रहे हैं, दे आर ऑल वेल प्लान्ड। देखिए, पॉलिटिकली इकोनॉमी को चलाना हमेशा से खतरा रहा है और नुकसान दे रहा है। मगर आपको इकोनॉमी चलानी है तो प्रॉपरली, प्योरली इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल बेस्ड ना हो। आज आपकी जो इकोनॉमी चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि वो प्रॉपरली ऑन मेरिट्स चल रहे हैं। दे हैव अ प्लानिंग, दे हैव अ चेक एंड बैलेंस, और ये मैं क्रेडिट एंड अ प्रॉपर टीम। जी, अ प्रॉपर टीम। देखिए, जो टीम बनी है वो इकोनॉमिस्ट की बनी है, वो गवर्नमेंट के लोगों की बनी है, वो ब्यूरोक्रेट्स की बनी है, वो आपके आर्म्ड फोर्सेस की बनी है। दिस इज ऑल वन एंड टारगेट इज वन, टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, मुल्क को तरक्की करना। चाइना ने किस तरह से डेवलप किया? चाइना अमीर मुल्क नहीं था, उन्होंने अपनी उन्होंने तो बड़ा रेवोल्यूशन एक लाए और फिर उसके बाद चेंज किए। रेवोल्यूशन की हम बातें करते हैं, मगर हम रेवोल्यूशन क्या था? प्लान था। उन्होंने ये प्लान बनाया कि 70% हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रखेंगे और 30% प्राइवेट, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन रहे गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी, ताकि मैनिपुलेशन ना हो। हम 70 सालों में इस वजह से नहीं फेल हो गए क्योंकि या तो हम नेशनलाइजेशन की तरफ जाते थे जो नुकसान देता था, या प्राइवेटाइजेशन वो नुकसान देता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे कभी काम नहीं करते थे जिसका फायदा प्राइवेट ने उठाया, महंगाई हो गई। तो अगर हम चाइना को बेस बना के हम काम करें, चाइना को ही नहीं बल्कि मैं सिंगापुर को कहूंगा, सिंगापुर के अलावा भी अगर हम बात करेंगे नॉर्वे की, मैं उन मुल्कों को कहूंगा जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत एक हेल्दी कंपटीशन दिया, जिसके अंदर देखिए गवर्नमेंट जो पैसे ले रही होती है, जो हम सब चीख रहे होते हैं टैक्स क्यों ले रहे हैं, मुल्क को चलाने के लिए ले रहे हैं। मगर यही गवर्नमेंट इदारे अगर काम करेंगे और खुद जनरेट करेंगे पैसे,
تو پھر یہ اپنی ہی کمائی سے ملک کو چلائیں گے تو ٹیکس کم لینا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کا نظام بھی صحیح ہو جائے گا, آٹومیٹکلی آپ جی کی اگر چیزیں ہم بہتر ہو مکسڈ جائیں گی. اکانومی نہیں جی کرتے ہیں تو سارا کا سارا ٹیکس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ آتا ہے عوام پہ, پرائیویٹ سیلریڈ کلاس سیکٹر پہ. پہ. جی تو وی شوڈ ہیو اے ہیلدی کمپٹیشن. آج جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, دیکھیں جو حکومت جو پالیسیز بنا رہی ہے اس کی کامیابی یہی ہے کہ دے آر ناٹ پولیٹیکلی سائز نہیں کر رہے ہیں, دے آر ویری ویل پلانڈ. یہ جو یو اے میں گئے ہیں, یہ جو آپ سمجھتے ہیں سعودیہ میں گئے, قطر میں, کویت میں گئے, they were all well planned. ان کے پاس پہلے سے پلاننگ تھا کون کون سے سیکٹر کو اچھے ٹیپ پلان, کرنا ہے. اچھی پریزنٹیشنز اور ان کو پورٹرے کرنا صحیح سے. دس از ویئر ایوری پرسن شوڈ تھنک کہ ہماری پازیٹیوٹی, ہماری بزنس کمیونٹی شوڈ اپ گریڈ دیٹ انڈسٹریز. آپ دیکھیں نا, جتنی آپ اپ گریڈ کریں گے تو اتنا ہی آپ دنیا کو کمپیٹ کر سکتے. اگر 25 سال 30 سال پہلے ہماری بزنس کمیونٹی سولر انرجی کی طرف جاتی تو آج ہم کو انرجی کرائسس نہیں جاتے. آج ہم لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ انرجی کا جو کاسٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. سو وی So شوڈ ورک expensive. آن دا آلٹرنیٹ ریسورسز. By all means ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. ہم کیا ہے کہ صرف روتے رہتے ہیں, کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. This is the time we should give to our younger generations Right. something good, some good plans so they may have a good Pakistan. رائٹ. میں سعید صاحب سے پوچھوں گی. سعید صاحب, بڑا ایک انہوں نے ڈیٹیل کامنٹ دیا ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز بہت زبردست ہیں, یہاں یہ دکھایا جاتا ہے, یا پھر ہم یہ بھی سامنے ڈیلی بیسس پہ نیوز میں بھی دیکھتے ہیں, خود کام بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر ان کے جو ایک امپیکٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اب انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو تو انہوں نے صحیح کہا کہ جو ہماری ایک ٹیم ہے, فائنانس ٹیم یا پوری ایک جو پرائم منسٹر صاحب کی پوری کابینہ ہے, دے آر ویری کمپیٹیٹیو. وہ اپنا کام جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بزنس جانرا چینج ہو چکا ہے. اب ہاؤ ٹو گریب دا بزنس, انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے, کیسے لوگوں کو بتانا ہے پاکستان کے بارے میں, اور کیسا اس کا ایک شیڈو دینا ہے. یہ چیز کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں, خاص کر ایک میں چاہوں گی کہ وہ شعبہ جات جن کے اندر آئی ٹی اور زیادہ تر ینگسٹرز کا جو ایک پٹ ہو, وہ پلیز ذرا ہائی لائٹ کیجیے. دیکھیں, اچھی بات کی مولوی صاحب نے. 2-3 سوالات ان کی گفتگو سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں, ان سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اکنامیکل ایک کرائسس سے نکالنے کے لیے پاک فوج نے اپنا ایک رول پلے کیا. میں سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی. لا اینڈ آرڈر یا قدرتی آفات یا دیگر چیزوں میں تو ان کا ایک رول ہمیں نظر آتا تھا, وار میں کوئی رول نظر آتا تھا. معیشت کے حوالے سے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس نے کوئی انیشیٹو لیا اور کوئی رول لیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے, اور آئندہ کے لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے چاہیے, کہ جس طرح کی ایک ٹیم بتایا کہ بن گئی ہے, وہ اس لیے بنی ہے کہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو رول کر رہی ہے اس وقت, اس کا پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, کوئی سیاسی ان کو اس سے کوئی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. تو انہوں نے دلیرانہ فیصلے جو تھے وہ کرنے کے لیے وہ کیے کہ اس کا رد عمل کوئی بھی آیا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سیاسی حکومت کے لیے یہ سب کچھ کرنا جو ہے نا, یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آیا اب ہمیں آگے سیاسی حکومتوں کے بارے میں جو سوال ہے, میرے خیال ہے وہ سب سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو وہ سوچنا ہے کہ ہمیں وہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں اس کو اس انداز میں لے کے چلنا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ جو ہے نا وہ کوانٹٹی ہوتی ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز جو آتے ہیں انہی میں سے آپ نے منسٹریاں ان کو تقسیم کرنی ہوتی ہیں, اور جو بھی ہے, جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ کو, ایک مخصوص ایک آدمی جس کی ایکسپرٹیز ہے وہ باصلاحیت ہونے کے باوجود وہ اچیو نہیں کر سکتا, وہ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک جتنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اب یہ ان سب چیزوں کو, اور میں نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ جب آپ وہ کر سکتے ہیں ماضی میں, تو آپ کو چارٹر آف اکانومی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو ایک فورم پہ اکٹھا کر کے, اور چاہے کوئی بھی آئے, کوئی بھی آئے, آپ سب مل کر, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو آپ کا وجود ہے, پاکستان نہیں ہے تو آپ کا وجود نہیں ہے, آپ نے کہاں سیاست کرنی ہے پھر. تو پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ میری سجیشن ہے کہ آپ بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی سائن کریں. آپ ویدر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں, لیفٹ ونگ میں بیٹھے ہوں, رائٹ ونگ میں بیٹھے ہوں, اپوزیشن میں ہوں, اپوزیشن میں نہ ہو, آپ نے اپنے اس وعدے کی, اس کی پاسداری کرنی ہے, تو ملک کی معیشت میں استحکام رہے گا.
اور تسلسل ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم نے 75 سالوں میں بڑا نقصان اٹھایا. آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے, میں آیا, مولوی صاحب کے کام سارے روک دیے میں نے اور کہا کہ نہیں جی یہ سب فضول ہے, بکواس ہے, انہوں نے سیاسی بنیادوں پر یہ کام کیے. ہم نے کتنے دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے منصوبے کہ آدھا پل بنا ہوا ہے آدھا رکا ہوا ہے. نہیں ہے جی کہ جی مولوی صاحب کی کاوش تھی میں نے اس کو مکمل نہیں کرنا. رائٹ, چلیں تو یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں, اس چیزیں ٹائپ کی نہ ہو, ایک ہیلدی پالیٹکس ہو جس کا ایک اچھا یہ فیوچر میں ہمیں کو اس جو سے ہے فائدہ یہ ہو. جو اس وقت ہو رہا ہے نا جس کا ہم نے دیکھا کہ اس کے ثمرات اور اثرات جی، ہمیں جی، نظر جی. آ رہے ہیں, تو ہمیں آگے اس کو کس انداز میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ تسلسل جو ہے نا یہ برقرار رہے اور جاری رہے. اس میں کسی کو سیاسی مصلحت اور سامنے بالکل، رکھ کے بالکل. وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو ملک کے مفادات کے خلاف ہوں. رائٹ, اور ینگسٹرز کے لیے آپ نے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کامنٹ بھی دینا ہے. دیکھیں ینگسٹرز کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف ینگسٹرز کو آئی ٹی کا تو اپنی جگہ ہے معاملہ. میں نے تو گنجائش بہت ہے نا, بڑا بہت گنجائش ہے, اپرچونٹیز بہت ہیں اس میں. بہت گنجائش ہے. آپ جس سیکٹرز کی بات کر رہے تھے انویسٹمنٹ کی, اس میں ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے مولوی صاحب جس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اب یہاں پہ. منرلز بھی ہیں اور اس کے اندر منرلز کی مثال میں دوں, ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بلوچستان میں مائننگ کرتے ہیں, مجھے بتایا کہ منرل را فارم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں 5,000 روپے ٹن کے حساب سے, 5,000 روپیز پر ٹن. دوسرے ممالک میں جا رہا ہے, کنٹینر بھر بھر کے جا رہے ہیں یہاں سے. وہ ایک پروسیسنگ کسی نے ان کو گائیڈ کیا. اب یہ کیا ہے, ایجوکیشن کی اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے اس کو پروسیس کر کے وہی چیز 50,000 روپے ٹن پہ جا رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اویئرنیس, ایجوکیشن, پھر ہم اپنی نئی نسل کو جنریٹ کریں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں ایک یونیورسٹی کا جو ان کا اپنا ڈے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ڈے ہوتا ہے, اس میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی تھی, میں گیا وہاں پہ تو میں نے دیکھا بچوں کی کچھ انوویشنس تھی جن کو لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچے نے کوئی چیز بنائی, وہ دکھا رہا تھا کہ سب دیکھیں ہم نے یہ چیز بنائی ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا, یہ مشین آپ نے بنائی ہے؟ بولے 100% یہ پاکستانی میڈ ہے, اس میں کوئی چیز ہم نے باہر یوز نہیں کری. پروڈکشن کا ہے, انہوں نے اپنی جو پروڈیوس کردہ پروڈکٹ تھی وہ دکھائی سامنے. تو میں نے کہا اس سے جو چیز پروڈیوس ہوگی آپ نے اس کی مارکیٹ پرائس کو چیک کیا کہ مارکیٹ میں وہ چیز کتنے کی اویلیبل ہے اور آپ کو یہ کاسٹ کتنے کی کر رہی ہے. تو انفارچونیٹلی ان کا فوکس اس طرف نہیں تھا کہ انہوں نے جو چیز, وہ بچے ہیں, وہ بچے ہیں. تو ہمیں کیریئر گائیڈنس کا ہمارے سپوز اگر ایشو ہے مارکیٹ میں اویلیبل 500 روپیز کی اور وہ 1500 میں یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمیں یہ عمل وہاں سے شروع کرنا ہے. جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں ان کو اپنے گائیڈنس کی اور اپنے کیریئر کی ابتدا کس طرح کرنی ہے, ان کو کس طرح کے چیلنجز آنے والے وقت میں درپیش ہوں گے, یہ عمل ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر اس میں جو ہے کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ بہت اچھا نتیجہ آئے گا اس کا. آئے گا, ضرور آئے گا. میں ندیم مولوی صاحب سے پوچھوں گی. سر اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بات آتے ہیں ہم دوبارہ. اسٹاک مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑے اسٹیٹسٹکس, ایک والیٹائل سچویشن اور ایک ہیلدی کریکشن کی طرف. آج ایک فلیٹ نوٹ دیکھا گیا, کل بھی ہم نے تھوڑی سی ہیلدی کریکشن دیکھی. آپ کو ٹرینڈ آنے والے دنوں کے لیے, یعنی کہ یہ نیکسٹ ویک کے لیے ایک چھوٹا سا, کیونکہ کل تو ایک لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک ہوگا, جو انویسٹرز کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت ہائر سائڈ پہ ہیں, بہت اچھے سے ایک پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ مارکیٹ میں ایک رونقیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ ویک کا, اور منتھ کیا ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں جب تک 20% اگر مارکیٹ اوپر نہیں آتی تو میں کہتا کہ جی واچ اینڈ ویٹ. اگر 20% بھی آتی تب بھی میں کہتا there could be a turn back. But 20% سے 40% مطلب مارکیٹ از آن دا بل رن. اینڈ بل رن ایسا نہیں ہوتا کہ جناب 4 دن یا مہینے میں ہوا پھر اس کے بعد چلا گیا. یہ آپ میرے خیال سے اب تو لوگ بڑے نالج حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے دنیا بھر کے اندر بل ٹرینڈ اگر ایک دفعہ آتا ہے تو اس کے سینٹیمنٹس برقرار رہتے ہیں, اور خاص طور پہ اس ملک میں جہاں پہ آپ دیکھیں اکنامک پالیسیز پہ ورک کر رہے ہیں, جہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, جہاں پہ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھتے چلے جا رہا ہے. اینڈ سب سے اہم بات, جو ہماری مشکلات تھیں, جو ہمارے چیلنجز تھے, ان پہ بھی کام ہو رہا ہے, جیسے آپ نے پاور ٹیرف کے حوالے سے بات کی. یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کانفیڈنس بڑھ چکا ہے. ہم لوکلی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر سارے دنیا کے ملک یہاں پہ پیسہ لانے کو MOU سائن کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پراپرلی اپنا ہوم ورک کیا ہے اور لوگوں کو یہ بتا چکے ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ایسی باتیں نہیں ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, صرف باتیں نہیں ہوتی ہیں. آئی نو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, مگر اٹ از بیسڈ آن سم تھنگ. تو انٹرنیشنلی جب آپ نے اتنا اچھا پروجیکشن کر دیا ہے کہ آپ کے پاس پوری گلف کی مارکیٹ آ رہی ہے, آپ کے پاس چائنا کا 75% جو ہے نا ٹریڈ بڑھ چکا ہے. تو اوور آل چائنا از اے کنٹری جسے کہتے ہیں کہ جس ملک کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے وہ ملک کی قسمت بدلتا ہے.
तो पाकिस्तान में अब ये हुआ है कि 75% ऑन रिकॉर्ड है कि चाइना ने अपनी ट्रेड बढ़ाई है पाकिस्तान के साथ। यही नहीं बल्कि यूएस की भी मैं बात करूंगा, 22%, 22% अमेरिका ने आपके ट्रेड बढ़ा चुके हैं। सो व्हेन एवरीवन इज सेइंग कि जी पाकिस्तान में कुछ पोटेंशियल्स हैं एंड दे आर वर्किंग इनटू इट, सो दिस इज प्रूविंग कि दैट आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और देखिए जो सिर्फ मसला हमारे साथ में अगेन आ रहा हूं, हमारी आर्म फोर्सेस को अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दो जंग लड़ रहे हैं, एक जंग बॉर्डर पे और एक जंग वो दुश्मनों के साथ जो आज तक मुल्क को नुकसान देते थे, लेकिन दिखाई नहीं मैनिपुलेशन देते। करते थे Right. डॉलर के साथ, स्मगलिंग के साथ। ये वो दुश्मन थे जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते थे, और ये आर्म फोर्सेस ही है जिन्होंने इन दुश्मनों को रोका, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि दुनिया भर से इन्वेस्टर्स का एक हुजूम आ रहा है। अफगानिस्तान की अच्छा, अभी स्मगलिंग रुक स्टॉक गई। मार्केट के अंदर आप समझते हैं फॉरेनर्स आए स्टॉक मार्केट के अंदर? तो अभी काफी बाकी है, बहुत गुंजाइश है यहाँ, तो एक बड़ा बहुत बड़ा चंक आने की उम्मीद है। देखें इस वक्त फॉरेनर्स आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स लोग उठा रहे हैं कंटिन्यूसली। आप देखें ना, ओवरऑल सिर्फ रिटेल ने नहीं उठाया, बैंक्स ने उठाया माल, रिटेल ने उठाया है, ब्रोकर्स ने लिया है, फॉरेन कंपनीज ने लिया है। तो यहाँ जब हम आ रहे होते, मगर मैं अगेन मैं कहूँगा बहुत एक्साइटेड मत हो जाइए। हम इस वक्त हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ आई है और स्टेबिलिटी से आगे बढ़ना है। हमारी मार्केट जो है अभी बुलिश रन में आई है, हमें बुलिश रन के लिए पूरा मार्केट को समझ के काम करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज अ जिगजैग। अ स्ट्रेट लाइन मींस डेड, वी आर नॉट डेड। हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, वी आर गोइंग ऑन द फास्ट पिच, वी आर गोइंग ऑन द फास्ट वे। तो अब जब हम मोटरवे पे आ चुके हैं, या हम हवाई जहाज को कहते हैं रनवे पे आ चुके हैं, तो फिर आगे हमने फ्लाइट भी उड़ानी है, फिर बम्प्स भी आएंगे, फिर बहुत सी चीजें, बट वी हैव टू वर्क एज अ वन नेशन। हमारे को किसी हमें किस्म अगर की इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्या चीज़ है जो आजकल इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें थोड़ा सा देखकर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि वी आर इन्वेस्टिंग इन इट, और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है? क्या चीज़ है वो? always remember you are investing in a company, not in a trend. ओके, सो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी कंपनी है, अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी, और मैं हमेशा कहता हूं जमीन ले रहे हैं तो आप देखें कि वो जगह कहां पर है, कैसी है, और अगर स्टॉक ले रहे हैं तो आप देखें उस कंपनी को चला कौन रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूर देखा करें, अगर बोर्ड और ऑफ 52 डायरेक्टर्स weeks अच्छे की- होंगे हाँ। तो फिर कंपनी को वो अच्छी तरह चलाएंगे, फिर डिविडेंड भी देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आपने बहुत अच्छी इंडिकेशन दी 52 वीक्स हाई, मगर अब बुलिश रन में वो 52 वीक्स हाई को भी तोड़ता है। अच्छा। ये एक ट्रेंड होता है। सो वी नाउ एट दिस मोमेंट concentrate on the company's profile, उनकी बैलेंस शीट, उनके उनकी profits, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ। एंड उसकी कारकर्दगी का ट्रेंड पिछले 10 सालों में या 20 सालों में कैसा रहा, वो आपको बताएगा। अच्छा, ये हमारी कि आपको स्टॉक कैसा एक्सचेंज की वेबसाइट पे बड़ी एक बहुत तवील चीज़ें मौजूद हैं, अगर इसको कोई रिसर्च करे तरीके से। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में है, ब्रोकर्स के पास है, फिर आप इंटरनेट पे जाएं, कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स हैं, आप रिसर्च करें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोफाइल आप रिसर्च करें, कंपनीज ने कितना एक्सपोर्ट किया, क्या वजूहात थी, किस ट्रेंड में है इस वक्त वो सेक्टर। क्योंकि जैसे कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे को अब डाइवर्सिफाई होके काम करना पड़ेगा। हमारी यूथ को अगर वो फर्ज करें माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको याद होगा मार्बल हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा होता था, तो आप माइनिंग की तरफ जाएं, आप मार्बल्स के एक्सपोर्ट की, लेदर की तरफ जाना चाह रहे हैं आप लेदर में चले जाएं, टेक्सटाइल में जाएं, आईटी में जाएं। पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल है। वी जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव और रूमर्स से और परहेज नेगेटिव करें, लोगों से दूर रहें। रूमर्स से परहेज करें। बिल्कुल सही साहब। आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, चले इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एफडीआई का जो एक पर्सपेक्टिव रखा गया था वो एक अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव होने जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा हम इस तरफ करें, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दें? जैसे स्टॉक मार्केट इज़ द गुड आइडिया कि आप एक थोड़ा सा इस तरफ रुख करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सेविंग्स को पार्क करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न्स हो। और क्या लगता है
कैसा आपको रियल एस्टेट ऐसा जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा एक अच्छी हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो एक एक रियल एस्टेट है उसमें भी एक बूम आने वाला है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि रियल एस्टेट में ज़्यादातर पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट करते हैं जो अपनी एक टर्म पूरी करके रिटायर होकर और पाकिस्तान की तरफ आते हैं। उनके पास कोई तजारत का या सनत का कोई तजर्बा नहीं होता, तो या तो प्लॉट लेके रख लेते हैं या कोई और फ्लैट या कोई बंगला लेके रख लेते हैं कि यार आएगा तो अच्छी कीमत पर बेच दूंगा एज इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रिसेंटली जो डिवैल्यूएशन हुई रुपी के अंदर, तो उनको उस हवाले से जब कंपैरिजन करें आज की प्राइस के हवाले से तो कहते हैं हमें लॉस हो गया। तो वो एक जैसे अब बताया ना स्टॉक मार्केट में एक पोजीशन आते आते टाइम लगा, फिर अब अच्छा जब ट्रेंड सेट हो जाता है एक मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है, तो जो नहीं भी कूदने वाला है वो भी कूदना शुरू हो जाता है उसके अंदर कि यार बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो आपकी बात सही है कि जब इस तरह बेहतरी आएगी तो यकीनन इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जाएगा और यकीनन इसके अंदर भी पोजीशन बेहतर होगी। और सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था आपका? दूसरा हिस्सा ये है कि आने वाले दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट की और क्या तैयारी होनी चाहिए, लाइक रियल एस्टेट इज अनदर ऑप्शन, आप एक स्टॉक चीज मार्केट हम इज अभी अनदर ऑप्शन। गुफ्तगू में हम नहीं उसको अपने लेके आए, सीपैक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उसके हवाले से भी अभी है कि सऊदी अरब का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें सामने आ रहा है, और मेरे ख्याल है ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसकी पूरी तमाम चीज़ें तो अभी सामने नहीं आई कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है और ये किस समझा ये अंदाज जा में रहा है है। कि सीपैक के जो अंडर सऊदी अरब की जानिब से कुछ इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के हवाले से आ रही है, ये बड़ी एक खुशाइन बात होगी। नहीं, खुशाइन भी है। फिर अभी पोर्ट जो आपकी है गवादर की पोर्ट, इसकी सिर्फ 3 जेटियां हैं, अभी और जेटीज भी इस पे बननी है। जी। और जब पूरा सीपैक आपका फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसके बाद भी इसमें रोजगार के मौके, आमदनी के मौके और मईशत में बेहतरी के मौके भी यकीनन हासिल होंगे। तो 2-3-4 जगह से एफर्ट्स हो रहे हैं आपके। फिर हमने जो बहुत अच्छे काम किए, फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि हमने ग्रे चैनल का, हम लोगों को शायद कन्वेंस नहीं कर सकते, तो हमने वो दरवाज़ा बंद कर दिया जिस दरवाजे से वो पैसा आता था, ठीक है ना। तो अब वो बैंक से भेजने पर मजबूर हैं, आप यूँ समझ लें। तो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करने से हुआ ये कि आपके रिमिटेंसेस में जो गिरावट थी उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई, तो मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। इसी तरह एक्सपोर्ट्स में अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अपनी जो है उसको कम करना शुरू कर दें। सईद साहब, कारोबार करना सबको अच्छा लगता है, प्रॉफिट्स जब आते हैं सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉफिट्स ना लें किसी को भी, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि ऐसे प्रॉफिट किसी को नहीं लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान के मफाद में जो है वो एक नेगेटिविटी आए या पाकिस्तान को नुकसान हो। जब भी कोई काम करे टैक्स के हवाले से भी, लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा हो उसमें। आप खुद भी तो एक पाकिस्तानी हैं जब आप बात करते हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि जितने टैक्स पेयर होने चाहिए, गाड़ियों की तादाद आप देख लें कितनी है, उसके हिसाब से जो अगर आमदनी आपने रखी हुई है तो हिसाब से एक गाड़ी वाला जो है वो टैक्स पेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो टैक्स भी दे सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो फरसूदा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया, हमने दूसरों को फॉलो किया। यूके में क्या सिस्टम है, अब यूके की मिजाज में और हमारे मिजाज में हमारी उसमें फ़र्क है। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए वकील के मरूने मिन्नत है, और वो इतनी इतनी किताबें देख के कहीं कॉमा डॉट फुल स्टॉप की अगर गलती हो जाती है तो पीछे से एफबीआर उसके आगे गर्दन पकड़ लेता है, यहाँ चोरी की है तुमने, ये मैंने जो अपने अपने टेन्योर में जो देखा ना, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अवॉइड करते हैं। 2-3 रीजन है। सही आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब तो एफबीआर ने टैक्स आसान ऐप और बहुत सारे इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे किसी ना किसी तरीके से टैक्सेशन सिस्टम, फाइलिंग सिस्टम आसान हो जाए। तो करें ना, उसको बताएं तो सही, उसको एजुकेट तो करें, उसको समझाएं तो सही। सिर्फ टीवी पे एक 30 सेकंड के इश्तिहार में आप क्या उसको समझा सकेंगे, क्या बता सकेंगे? आप बताएं कि आपके टैक्स से मुल्क में क्या खुशहाली आ सकती है। इंग्लिश में अलग जबानों में मौजूद है, बिठाएं मुख्तलिफ, हर कमोडिटी की एसोसिएशन बनी हुई है। दाल वाले हैं, दालों की एसोसिएशन बनी हुई है। जूते वाले हैं, जूते की एसोसिएशन बनी हुई है। उनकी एसोसिएशंस को विजिट करें, वहां जाके आप उनको अवेयरनेस दें। एक जगह मेहनत तो करें, निकले तो सही बाहर निकले, जाके उनका हमने टैक्स को सहल कर दिया, आसान कर दिया। आप दें, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। और फिर इसके साथ साथ हमने करप्शन, देखें दिल उस वक्त बड़ा दुखता है जब आप टैक्स देते हैं और आपको उसके सम्राट जो है ना वो नजर नहीं आते, उस पर दिल बड़ा दुखता है। मैंने कई खड्डे रोड पर आपके आते हुए ऐसे देखें, जब रूट पे आता ना 2-2 साल हो गए, वो खड्डे आज भी मौजूद हैं। तो ये चीजें जो है ना ये आपको डिस्करेज करती हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरी है जब वो सवाल कर रहा है बंदा तो वो टैक्स पेयर भी हो। ये भी जरा थोड़ा सा हाईलाइट मैं टैक्स पेयर हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे मैं प्रोग्राम में एक बात मौजूद थे। कहूंगा, छोटी सी बात इसे रैप अप से पहले, कि देखें जनाब, अब हमें भी अपना फर्ज अदा करना होगा एज ए पाकिस्तानी। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ, मगर कौन से इदारे ने अपनी चीजें सस्ती की, हमें ये सोचना होगा।
کہ اگر گورنمنٹ ہمیں सब مواد मनी دے मेकिंग رہے डिवाइस ہیں, है, सब दूसरे पे اگر उंगली उठा گورنمنٹ सकते ہمارے हैं. ساتھ ہے, ہمیں بھی گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ہمارے بچے ایک اچھا پاکستان دیکھیں. مولوی صاحب سوچ بدلنی ہوگی نا, سوچ کے لیے بالکل میں نے سوچ ایجوکیشن بدلنی کہا ہوگی جب سر. تک وی آر education- رننگ آؤٹ آف ٹائم. Okay. تھینک یو سو مچ. صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ندیم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اور ٹاپک بالکل ایک ڈیبیٹیبل ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتی ہے بات. ہم نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کی, ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کی, ویلیو ایڈیشن پہ ہم نے کافی ڈسکس کی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انہیں وزیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. نگراں وزیر اعلیٰ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.